नमस्कार। देखिए, भारत की आज़ादी ना सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये तो विचारों, बलिदानों और क्रांतियों की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की नींव असल में रखी कैसे गई थी। तो सवाल ये उठता है कि भारत की आज़ादी का ये सफ़र, ये था कैसा? क्या ये कोई सीधी-सादी एक तरफ़ा कहानी थी? या फिर इसमें कई अलग-अलग मोड़ थे, ज़बरदस्त टकराव थे? चलिए, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी राजनीतिक क्रांति से पहले ना हमेशा एक सोच की क्रांति होती है। और भारत की आज़ादी की लड़ाई की जड़ें भी कहीं और नहीं, बल्कि 19वीं सदी के उन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में थी, जिन्होंने समाज के अंदर एक नई सोच, एक नई चेतना पैदा की। सोचिए, राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, इन सब ने उन पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाए जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवा पुनर्विवाह की बात की, और ये वो विचार थे जो उस जमाने में आप कह सकते हैं बिल्कुल रेडिकल माने जाते थे। इन्हीं विचारों ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ी। तो सवाल ये है कि ये सारे सुधार ये आ कहाँ से रहे थे? अब इसमें ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक तरफ ये बिल्कुल साफ है कि वेस्टर्न एजुकेशन और उनके विचारों का असर था, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दूसरी तरफ ये सिर्फ कोई नकल नहीं थी, ये एक कोशिश थी विदेशी शासन के सामने अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को और मजबूत करने की। तो समाज में एक तरफ ये सुधार चल रहे थे और दूसरी तरफ जमीन के नीचे असंतोष की चिंगारियां सुलग रही थीं। और यही चिंगारियां 1857 में एक बहुत बड़ी आग बन गईं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला इतना बड़ा और संगठित विद्रोह था। और इस आग की पहली चिंगारी कौन था? एक अकेला सिपाही, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857, जब उन्होंने उन कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई जिनसे भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं, तो उनकी उस एक आवाज की गूंज पूरे देश में फैल गई। उनका बलिदान वही वो स्पार्क बना जिसने इस विद्रोह की आग को भड़का दिया। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसकी रफ्तार। आप देखिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर बैरकपुर की वो एक घटना, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, सब जगह एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गई। ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैली और इसने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा कितना ज्यादा था। अब देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन आज़ादी की जो लौ जली थी वो बुझी नहीं, बल्कि इस नाकामी से संघर्ष के नए नए रास्ते निकले और 20वीं सदी की शुरुआत में हमें 3 अलग-अलग धाराएं साफ दिखने लगी। एक थी उग्रवादी राजनीति, दूसरी क्रांतिकारियों की और तीसरी वो कोशिशें जो विदेश की धरती से हो रही थीं। तो पहले बात करते हैं उग्रवादियों की। लाल बाल पाल जैसे नेताओं ने कहा कि अब अंग्रेजों के सामने अर्जियां देने से काम नहीं चलेगा। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो मांगने से मिलेगा, ये हमारा हक है जिसे छीनना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। और उनकी मांग थी स्वराज, यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। और उग्रवादियों के साथ साथ एक और धारा भी चल रही थी, क्रांतिकारियों की, जो हथियारबंद संघर्ष में यकीन रखते थे। और बांके दयाल का ये नारा, पगड़ी संभल जट्टा, इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब में ये उतना ही पॉपुलर हो गया था जितना देश के बाकी हिस्सों में वंदे मातरम। ये किसानों के आत्मसम्मान का और अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ उनके गुस्से का प्रतीक बन गया था। और फिर ये संघर्ष भारत की सीमाओं से निकलकर ग्लोबल हो गया और इसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है, और इसी सोच ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी गलती कर दी जो उन पर बहुत भारी पड़ी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के 3 ऑफिसर्स सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज खान पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। वो एक मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस एक मुकदमे ने पूरे देश को इन तीनों के हक में एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये आज़ाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग था। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये वो जज्बा था जिस पर लाल किले में मुकदमा चल रहा था।
अंग्रेज तो उन्हें गद्दार साबित करना चाहते थे, लेकिन इन सैनिकों का जोश और ये गीत, ये तो पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। इस पूरे मुकदमे का पासा पलट दिया भूलाभाई देसाई की जबरदस्त दलीलों ने। उन्होंने कहा कि ये लोग गद्दार हैं ही नहीं, ये तो एक आज़ाद सरकार के सैनिक हैं, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर। उनकी दलील बहुत पावरफुल थी कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हर गुलाम देश को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का पूरा हक है, और बस इस एक तर्क के सामने अंग्रेज़ों का पूरा केस ही ढह गया। तो आईएनए ट्रायल से जो जबरदस्त पब्लिक प्रेशर बना और दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स बदल रही थी, उससे अंग्रेजों के लिए मैसेज बिल्कुल साफ था। अब सत्ता का हस्तांतरण होके रहेगा, और यहीं से हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और शायद सबसे पेचीदा पॉलिटिकल दौर में दाखिल होते हैं। और इस सारी बातचीत, सारी जद्दोजहद का नतीजा निकला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये वो ऐतिहासिक कानून था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और जिसने करीब 200 साल पुराने ब्रिटिश राज को भारत में ऑफिशियली खत्म कर दिया। इस एक कानून ने पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल दी। इसने सिर्फ देश का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान ही नहीं बनाए, बल्कि 200 साल के ब्रिटिश राज को भी खत्म कर दिया। सारी पावर नई बनी संविधान सभाओं को दे दी गई, और जो सैकड़ों रियासतें थीं उन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया कि वो अपना फैसला खुद करें। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा और उथल-पुथल वाला बदलाव था। और आखिरकार दशकों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अलग-अलग विचारधाराओं के मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को वो सुबह आई जब भारत एक आज़ाद मुल्क के तौर पर जागा। ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी जिसकी नींव न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? समाज सुधार, विद्रोह, गरम दल, नरम दल, क्रांति, इन सभी अलग अलग रास्तों की जो विरासत है, वो आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे समाज को, हमारी राजनीति को शक्ल देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही मायने में आज़ादी का मतलब क्या है।